सब कुछ तब शुरू होता है जब राज इलाहाबाद से एक साधारण गांव का लड़का बीए की डिग्री लेकर बंबई नौकरी की तलाश में आता है। राज अपनी आंखों में बस दृढ़ संकल्प और अमीर बनने के सपने लिए बड़े शहर की ओर चल पड़ा, अपने लिए एक बेहतर जीवन की उम्मीद में। धूल भरी सड़कों पर चलते हुए राज अपना मशहूर गाना मेरा जूता है जापानी गुनगुनाता है, एक धुन जो विदेशी पोशाक में लिपटे हुए उसके भारतीय दिल की बात करती है। मुंबई पहुंचने पर राज तुरंत शहर की अराजकता से अभिभूत हो जाता है। भीड़ भरी सड़कों को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके सपने पैरों तले कुचल गए हों, लेकिन हमारे नायक ने हार नहीं मानी। जैसे ही रात होती है, राज एक समझदार बूढ़े भिखारी से मिलता है जो उसे बड़े शहर में जीवित रहने की कठोर सच्चाई बताता है। अगर यहाँ पैसा कमाना है, भिखारी सलाह देता है, तो तुम्हें झूठ बोलना और बेईमान बनना होगा। ये शहर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन मुंबई में हर कोई इतना नकारात्मक नहीं है। राज जल्द ही गंगा ठाई से मिलता है, जो एक माँ जैसी शख्सियत है जिसकी दयालुता अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकती है, जिसका दिल उसके नाम की नदी जितना बड़ा है। गंगा ठाई भूखे राज को कुछ केले देती है, जिससे उसके प्रति अपने प्रेम का प्रमाण देती है, यह साबित करते हुए कि इस कंक्रीट के जंगल में भी दया मौजूद है। राजा की जिंदगी अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वह क्लब में विद्या से मिलता है। एक क्लासिक प्यारे से मुलाकात के दृश्य में राज लापरवाही से एक केले का छिलका सड़क पर फेंकता है, जिससे विद्या फिसलकर गिर जाती है। यह आकस्मिक मुठभेड़ उनके जुड़े हुए भाग्यों की शुरुआत को चिन्हित करती है। पैसों की तंगी से जूझते हुए राज एक पॉन शॉप में पहुंचता है, जहां पहले से विद्या मौजूद है। हम जानते हैं कि विद्या अपनी खुद की आर्थिक परेशानियों के बावजूद झुग्गियों में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद को समर्पित करती है। दुकानदार उसकी दुर्दशा से प्रभावित होकर उसे कुछ पैसे देता है। इस दयालुता से प्रेरित होकर राज अपना सबसे कीमती सामान, एक मेलोडी, गिरवी रखने का निर्णय करता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उनके शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए उन्हें प्रदान किया गया विश्वास का पुरस्कार। राज थोड़े पैसे लेकर शहर में निकलता है, लेकिन वहां की चकाचौंध का शिकार हो जाता है। सड़क के जुआरी जल्दी से उसका नया धन छीन लेते हैं, जिससे वह फिर से निर्धन हो जाता है। कहीं और जाने की जगह नहीं होने पर राज फुटपाथ को अपना घर बना लेता है। मुंबई के बेघर लोगों की कतार में शामिल हो जाता है। यहाँ वह गंगा ठाई से मिलता है, जो उसे खुले हाथों से स्वागत करती है। लेकिन उनकी शांति अधिक समय तक नहीं टिक पाती, जब एक अमीर व्यापारी सेठ सनाचंद धर्मानंद आता है, जो गरीबों से नफरत करता है। उन्हें भगाने के लिए पुलिस बुलाता है। भागने के लिए मजबूर राज एक बेचैन रात समुद्र तट पर एक नाव के नीचे बिताता है। अगली सुबह एक नया संकट लाती है, जब एक कांस्टेबल राज को फुर्ती से भागते हुए पकड़ लेता है। उसके पैरों पर राज एक वैवाहिक विवाद की कहानी बनाता है, ये दावा करते हुए कि उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। ये झूठ एक मजाकिया गलत फहमी की शुरुआत करता है, जब विद्या फिर से प्रकट होती है। पुलिस वाले ने उसे अनजाने में राजा की गुस्सैल पत्नी का किरदार दे दिया। विद्या से प्रभावित होकर राज उसका पीछा करता है और झुग्गियों में उसके घर तक पहुंचता है। वह वहां उसे बच्चों को पढ़ाते हुए देखता है और उसकी निष्ठा से प्रभावित होता है। राज अपनी मजेदार हरकतों से कक्षा के बीच में ही बाधा डाल देता है, जिससे विद्या बहुत चिढ़ जाती है। लेकिन राज एक कमजोर क्षण में अपनी दुख और संघर्षों को छिपाने के लिए उपयोग किए जाने वाले खुशमिजाज चेहरे के पीछे की सच्चाई प्रकट करता है। अगले दिन हमसे परिचय होता है सैयद सुनाचंद धर्मानंद से, जो एक आत्म महत्वाकांक्षी व्यापारी है और शहर में धूमधाम से चलता है, सड़कों पर अपनी महानता का बखान करते हुए। जब सनाचंद मजदूरों को संबोधित करते हैं, राज दूसरी ओर जनता को नकली टूथपेस्ट बेचने का प्रयास करता है। हालांकि उसकी योजना जल्द ही उलटी पड़ जाती है, जब गुस्साई भीड़ उस पर हमला करने लगती है। भीड़ से बचकर राज गंगा ठाई के पास लौटता है, जो उसे पास के लॉन्ड्री में नौकरी के अवसर के बारे में बताती है। मौके का फायदा उठाते हुए राज नौकरी हासिल कर लेता है और आखिरकार बड़े शहर में रोजगार पा जाता है। अपनी नई स्थिरता से उत्साहित होकर राज विद्या के घर जाता है, जहां वह लॉन्ड्री से लाया एक फैंसी पोशाक पहनता है। जैसे जैसे उनका रिश्ता खिलता है, एक दिन विद्या राज से लॉन्ड्री में मिलने आती है। उसे देखकर खुश होकर राज उसे एक सड़क किनारे चाय के स्टॉल पर ले जाता है। यहाँ राज अपनी गरीबी और विद्या को प्रभावित करने की ख्वाहिश का खुलासा करता है, जब वह चाय वाले से बाद में भुगतान स्वीकार करने को कहता है। बाद में हालांकि विक्रेता मना कर देता है,
जिससे राज्य की वित्तीय समस्याएं उजागर हो जाती हैं। मानो संकेत पाते ही बारिश होने लगती है और प्रेमी एक साझा छतरी के नीचे और करीब आ जाते हैं। इस मौलिक पल में बरसात की बूंदों की रिमझिम के बीच राज और विद्या एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। जैसे भाग्य था, राज अपने कार्यस्थल पर कार्ड खेलते लोगों से भरे एक कमरे में पहुंच जाता है। पता चलता है कि राज एक कुशल ताश खिलाड़ी है जिसकी प्रतिभा माय, एक आकर्षक महिला की नजर में आ जाती है। माया राज को ऊंचे दावों वाले जुए की दुनिया से परिचित कराती है। उसे पिपली राज्य के राजकुमार के रूप में एक भव्य पार्टी में प्रस्तुत करती है। किस्मत के एक मोड़ में राज खुद को जुआ मेज पर सैथ सनाचंद के सामने पाता है। अपनी छिपी हुई प्रतिभा का उपयोग करते हुए राज सभी को हरा देता है। जितना वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, उससे अधिक पैसा जीतता है। हालांकि राज की जीत का क्षण बहुत कम समय का होता है। जब वह जीत का हिस्सा लेने होटल लौटता है तो माय अपनी असली रंगत दिखाती है। वो राज को अपमानित करती है, सारे पैसे खुद रख लेती है और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। हताश और शर्मिंदा राज लौट आता है अपनी सामान्य नौकरी पर, जो कि एक लॉन्ड्री में है, लेकिन भाग्य के मन में कुछ और ही है। राजा की क्षमता को पहचानते हुए संत सनातन धर्मानंद उसे एक आकर्षक प्रस्ताव के साथ संपर्क करते हैं। अगर तुम सच में पैसे कमाना चाहते हो, सनाचंद कहता है, तो तुम्हें मेरे साथ हाथ मिलाना होगा। यह प्रस्ताव राज्य के नैतिक पतन की शुरुआत का संकेत देता है। अपनी नई संपत्ति के साथ राजा का पहला विचार विद्या का होता है। वो उसे दिवाली के लिए एक महंगी साड़ी खरीद कर देता है जो उसके चेहरे पर मुस्कान लाती है, लेकिन उसके मन में शक का बीज भी बो देती है। जैसे जैसे राज इस लालच और धोखे की दुनिया में अधिक समय बिताता है, उसका स्वभाव बदलने लगता है। जब वह अगली बार विद्या से मिलता है तो वह उसे अपनी एक नई चालाकी दिखाता है। सिर्फ गरीबी ही ईमानदारी और सच्चाई दे सकती है, वह कहता है, ये बताते हुए कि उसके अनुभवों ने उसे कितना कठोर बना दिया है। सेना चिन्ह के मार्गदर्शन में राज्य तिब्बत गोल्ड नाम का एक कार्यालय खोलता है। योजना सरल है फिर भी खतरनाक। लोगों को काल्पनिक सोने की खदानों में निवेश करने के लिए लुभाओ, उनका पैसा इकट्ठा करो और फिर गायब हो जाओ। एक ईमानदार आदमी रहे राज अब खुद को एक बड़े धोखाधड़ी के केंद्र में पाते हैं। राज उस पॉन शॉप में जाता है जहां उसने कभी अपनी आस्था का मेडल गिरवी रखा था। अपना खोया हुआ सम्मान का प्रतीक पदक देखते हुए राज पछतावे से भर जाता है। दिलासा पाने के लिए राज फुटपाथ पर अपने पुराने दोस्तों के पास लौटता है। वे उसे खुले दिल से स्वागत करते हैं, उसके बदलावों से अनजान। यहीं पर राज को सोनाचंद की अब तक की सबसे बड़ी योजना का पता चलता है। हजारों गरीब लोगों को धोखा देने की योजना, सस्ते आवास प्रदान करने के बहाने। यहाँ तक कि गंगा ठाई, वह महिला जिसने कभी उस पर दया दिखाई थी, अपनी जिंदगी की सारी पूंजी इस योजना में लगा देती है। जैसे जैसे पैसा जुड़ता है, राज का जमीर उसे कचोटने लगता है। वह सोनाचंद को धमकाता है, धोखाधड़ी को पुलिस के सामने उजागर करने की धमकी देता है। लेकिन सनाचंद हमेशा एक कदम आगे राज को याद दिलाता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और यदि वह अधिकारियों के पास गया तो खुद ही फंस जाएगा। जब हिसाब लगाने का दिन नजदीक आता है, हजारों गरीब निवेशकों के अपने वादे के घर लेने के लिए इकट्ठा होने के साथ राजा का आंतरिक संघर्ष बढ़ जाता है। गंगाठा आती है, उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही है जब वह अपनी मेहनत की कमाई थमा देती है। और फिर एक महत्वपूर्ण क्षण में विद्या आती है। वह पैसे नहीं लाती, बल्कि कुछ और ज्यादा कीमती चीज लाती है, राजा की गिरवी रखी हुई विश्वास की मेडल। इस साधारण से काम से वह उसे उसके ईमानदार व्यक्ति होने की याद दिलाती है। नए संकल्प के साथ राज ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह सब सही करेगा। हालांकि सोनाचंद और उसके लालची साथी अपनी योजना को विफल होने देने के मूड में नहीं है। राज के पैसे वापस करने की कोशिश करते ही भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। संघर्ष के दौरान सोनाचंद अपने गलत तरीकों से कमाई हुई दौलत को बचाने के लिए बंदूक निकालता है और राज को गोली मारता है। गोली चलने की आवाज विद्या, गंगा ठाई और भीड़ को उस जगह खींच लाती है। वे राज को जमीन पर पड़ा पाते हैं जो शायद मर चुका है। सोनाचंद जो फुर्ती से स्थिति को अपने पक्ष में कर लेता है, हक्के बक्के दर्शकों से कहता है कि राज एक धोखेबाज आदमी था जो उनके पैसे लेकर भागने वाला था। लेकिन विद्या और गंगा ठाई जो राजा के दिल की असली प्रकृति को जानते थे, सोनाचंद के झूठों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया।
विद्या के चेहरे से आंसू बहने लगते हैं। वह चिल्लाते हुए राजा की इज्जत की रक्षा करती है। सबके आश्चर्य के लिए राज धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह भीड़ को संबोधित करता है और खुद को प्रकट करता है। यह सिर्फ एक सामान्य धोखा नहीं था, बल्कि इस शहर के अमीर और ताकतवर लोगों द्वारा गरीबों पर खेला गया एक राजनीतिक खेल था। राजा के शब्द भीड़ के दिलों में आग लगा देते हैं। एक क्रांतिकारी नेता की तरह वह अपने गरीब दोस्तों को उनकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराता है, एकजुट होने का आग्रह करता है। अपने पैसे और मेहनत से अपने लिए घर बनाओ, तुम्हारी ताकत तुम्हारी एकता में है। पुलिस के पहुंचते ही सुनाचंद और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी विस्तृत योजना उनकी आंखों के सामने धराशायी हो जाती है। घटना के बाद विद्या यह देखती है कि राज्य के दिल में हमेशा से अच्छाई रही है और उसे पुकारती है। वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे पास के मोहल्ले में ले जाती है। श्री 420 इस प्रकार एक सशक्त संदेश के साथ समाप्त होता है, हमें याद दिलाने के लिए कि भले ही संसार धोखे से भरा हो, ईमानदारी और एकता की हमेशा जीत होती है।